तो इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिकली दो स्टॉक्स वी कैन से वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो उन्हें डिस्कस करने से पहले एक बार मार्केट एक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है निफ्टी 50 की बात करो, चाहे सेंसेक्स की बात करो, चाहे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, हर जगह आपको जो है हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो अगर निफ्टी 50 की बात करें तो मात्र 0.48 यानी आधे % की तेजी बोल सकते हो। निफ्टी आईटी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 2% के आसपास की तेजी निफ्टी आईटी में दिखाई दी और स्मॉल कैप में भी 1% के आसपास की तेजी आप मानकर चल सकते हो। तो जो इंडिया की Q1 की जो जीडीपी ग्रोथ 7.8% की जो मिली है, उसकी वजह से शायद जो है मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। जबकि निफ्टी आईटी में तेज़ी देखने को क्यों मिली, जबकि बात करें नेस्डैक की, तो नेस्डैक ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जबकि रेड में ही क्लोजिंग दी थी। अगर नेस्डैक की बात की जाए तो रेड में क्लोजिंग देखने को मिली थी, जबकि डाउ जोन्स और S&P 500 ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन चलो वो तो नेस्डैक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं आईटी स्टॉक्स की बात की जाए, लेकिन फिर भी आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले स्टॉक्स को। तो पहले स्टॉक्स का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, अगर आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 13% के आसपास की तेज़ी एक ही दिन में इसमें आज देखने को मिली है। और अगर बात की जाए इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की, चलो मैक्सिमम रिटर्न्स एक बार देख लेते हैं। तो मात्र जो है 301% के रिटर्न्स। और कंपनी के लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी 1999 से बाजार में कही जा सकती है, यानी 23 साल में पैसा सिर्फ 4 गुना किया है कंपनी ने। अगर ये पैसा जो है पिडिलाइट में भी डाल दिया होता तो 10 साल में कम से कम 10 गुना 12 गुना तो पिडिलाइट भी कर देती है पैसे को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 22-23 साल में 4 गुना ही पैसा हुआ है। और अगर बात करें 5 साल के रिटर्न्स की, तो 5 साल के रिटर्न्स तो थोड़ा काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर एक बार आप देख सकते हो यहाँ पर, तो कंपनी का स्टॉक जो है बात करें 2018 में 10 रुपये का था और 2022 में आप यहाँ पर देख सकते हो 2022 में भी कंपनी का स्टॉक लगभग इतने रुपए का ही कहा जा सकता है। तो 2018 से 2022 तक तो कुछ भी खास कमा कर नहीं दिया है कंपनी ने। जो भी रिटर्न्स आपको ये ज़्यादा जो भी दिखाई दे रहे हैं वो 2022 के बाद अब मानकर चल सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो है इथेनॉल से सस्ता ईंधन तैयार किया जाएगा, इथेनॉल से चलने वाले जो है बाइक लॉन्च की जाएगी, पता नहीं क्या क्या लॉन्च किया जाएगा, इथेनॉल को सस्ते ईंधन के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो कंपनी जो है शुगर बनाती है, इथेनॉल बनाती है, तो इसी तरह का बिजनेस कंपनी का कहा जा सकता है। तो बलरामपुर चीनी की बात करो, चाहे इस कंपनी की बात करो, तो इस कंपनी का नाम भी पहले हिंदुस्तान शुगर मिल्स हुआ करता था। उसके बाद जो नाम है वो बदलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर, बजाज ग्रुप की कंपनी ये बन चुकी है। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड इसका नाम दिखाई देता है। तो जो है चार्ट में तो किसी प्रकार की कोई भी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई नहीं देगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की सबसे पहले किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए उसका ROE, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बिजनेस तो चलो ठीक है, बिजनेस तो हम देखते हैं, बिजनेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले जो है ROE, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो तो हमने 5 साल के रिकॉर्ड में देखा था, लेकिन अगर सिंस लिस्टिंग से बात की जाए तो 1 जनवरी 1999 से लेकर 2020 11 दिसंबर 2020 यानी पूरे 20 साल आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो। तो 20 साल में कंपनी ने कुछ भी कमा कर नहीं दिया था, जबकि 9% इन्वेस्टर से ही ले लिया था। तो 5 साल के रिकॉर्ड में तो दिखाई देता है कि 2018 से 22 तक कुछ कमा कर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 तक भी कंपनी ने कुछ कमा कर नहीं दिया था। 20 साल में कुछ भी कमा कर नहीं दिया था इन्वेस्टर्स को। और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 3600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का नज़र आता है, यानी माइक्रो कैप कंपनी कही जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो 76% का रेवेन्यू है वो शुगर से आता है, और पावर से 13% का रेवेन्यू आता है, और डिस्टिलरी से 11% का रेवेन्यू आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ना, तो कंपनी के पास ROE है, ROE आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा।
क्योंकि आरओई बताता है कि कितना एफिशिएंटली एक कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर की इक्विटी को प्रॉफिट में जनरेट कर पाता है या उस पर रिटर्न्स दे पाता है। तो आरओई कंपनी की एबिलिटी को दर्शाता है। और अगर बात की जाए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये कंपनी की मेहनत को दर्शाते हैं कि कंपनी मेहनत कितना कर रही है। तो कंपनी के पास ना तो एबिलिटी है और ना ही कंपनी मेहनत कर रही है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप सिंगल डिजिट में दिखाई देगी और 3 साल की तो माइनस में दिखाई देगी। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, प्रॉफिट ग्रोथ जरूर जो है डबल डिजिट में है 5 साल की, और 10 साल की सिंगल डिजिट में है। लेकिन अभी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की देखोगे तो अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो सेल्स ग्रोथ तो फिर भी नहीं है टीटीएम की अगर बात की जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आरओई, दूसरा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर आप देख सकते हो ट्रिपल डिजिट तक भी पहुंच चुके हैं। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ एक ईयर की बात की जाए तो ट्रिपल डिजिट में भी है और डबल डिजिट में भी है। तो ये कहाँ से आ गया? तो ये तो गड़बड़ है दोस्तों, ये सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर खचा खच भरी हुई है। अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक 58%, 60% के आसपास का स्टेक आप जो है पब्लिक के पास मानकर चल सकते हो। तो पब्लिक बिल्कुल भरी पड़ी है। अगर प्रमोटर की बात की जाए तो प्रमोटर मात्र जो है 25% के आसपास दिखाई देंगे। और पहले तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम था, अभी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है। तो माल जो है उठाया है इन्होंने कुछ। अगर बात की जाए तो डीआईज लगातार माल कम करते आ रहे हैं, अपना स्टेक घटाते आ रहे हैं। और जो है पब्लिक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया। और अच्छी बात है वैसे, प्रमोटर भी अपना थोड़ा स्टेक अभी बढ़ा रहे हैं। तो बाकी ठीक है, आगे क्या कुछ कंपनी करती है क्या नहीं कर पाती है वो तो आगे देखने वाली बात होगी। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ में किसी प्रकार की कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देगी। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी कही जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए। और अगर आगे हम देखें नेट सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे सॉरी, ये तो वाई ऑन वाई बेसिस पे भी जो है सेल्स कांस्टेंट है एक प्रकार से, वहीं पे अटकी पड़ी है। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी दिखाई नहीं देगी। और अगर प्रॉफिट बात करें तो प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हो वाई ऑन वाई बेसिस पे, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे था। तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी कही जा सकती है। बिल्कुल कंपनी घाटे में गई हुई है। घाटा तो अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन पता नहीं प्रॉफिटेबल कब बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन स्टॉक तो लगातार भागता जा रहा है। और आपने शायद मैंने आपको 1 साल का रिटर्न्स नहीं दिखाया। 1 साल में कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा 1.5 गुना मानकर चल सकते हो आप। 142% के रिटर्न्स जो है कंपनी ने 1 साल में दिए हैं। तो 2.5 गुना पैसा लगभग कर दिया है अगर 1 साल के रिटर्न्स की बात की जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल व्यू रखना चाहूँगा। तो बाकी मेरा व्यू कोई मैटर नहीं करता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कह सकते हो या अपनी रिसर्च के हिसाब से कह सकते हो, उसी हिसाब से काम करें। बाकी मेरे हिसाब से ना तो इस तरह की कंपनी ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। आप इस तरह की कंपनीज में ट्रैप हो सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा देखते देखते साफ हो जाएगा। तो अगर देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ डेटा को देखकर बात कर रहा हूँ। अगर आप डेटा को देखकर जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेरे हिसाब से वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह बिना डेटा को देखे हुए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो या ट्रेडिंग भी प्लान करते हो तो मेरे हिसाब से तो वो सट्टा कहा जाएगा। अगर मेरी लैंग्वेज में बात की जाए तो सट्टा खेलना है तो थोड़े बहुत पैसे के साथ आप खेल सकते हो। मोटा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से ना किया जाए तो बेटर है इस तरह की कंपनीज में। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर शेयर का नाम है यस बैंक लिमिटेड। तो यस बैंक के शेयर में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 7.5% की तेज़ी आप मानकर चल सकते हो आज के सिंगल ट्रेडिंग डे की अगर बात की जाए। और अगर बात करें 1 साल के रिटर्न्स की तो चलो 1 साल का देख लेते हैं। इसका मात्र 12% का रिटर्न्स आपको दिखाई देगा। और मैक्स रिटर्न्स देखो तो मैक्स रिटर्न्स जो है यहाँ पर ये गूगल का जो चार्ट है तो इसमें आप 50% के आसपास का रिटर्न्स देख सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी ब्रोकरेज ऐप में जाओगे वहाँ पर तो आपको जो है 95% माइनस में मिलेगा। तो 95% तक टूट चुका है अगर स्टॉक की बात की जाए। तो अगर लिस्टिंग की बात की जाए बैंक की तो जुलाई 2005 से बाज़ार में है और अभी तक पैसा आप कह सकते हो आधा ही के, ये कह सकते हो कि आप पैसा जो है
हाफ बढ़ाया है। जैसे हमने जो अगर बात करें 10,000 लगाए हैं तो उसके 15,000 कर दिए हैं, तो इतना ही रिटर्न्स कमा कर दिया है। अगर बात की जाए आप मानकर चल सकते हो 18 साल में तो कोई खास रिटर्न्स कमा कर नहीं दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका तो रीज़न हमें पता है कि बैंक ने कॉरपोरेट लोन ज़्यादा किए थे, तो कॉरपोरेट लोन जो है एक ही आदमी को बहुत सारा पैसा दे दिया जाता है। अगर वो आदमी रिटर्न कर दे तो ठीक है, अगर ना रिटर्न करे तो बैंक को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर रिटेल लोन की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत सारे जो है लोगों को दे दिया जाता है, तो उसमें डूबने के चांस कम हो जाते हैं। बैंक अपने रिस्क को डिवाइड कर लेता है। लेकिन इसमें जो है जैसे हम फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारा रिस्क, अगर वो कंपनी ना चले तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो इसी तरह जो है रिटेल लोन में बैंक अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेता है, तो उसमें पैसा डूबने के चांस थोड़ा कम होते हैं। लेकिन कॉरपोरेट में एक ही आदमी को सारा पैसा दे दिया जाता है, तो अगर वो वापस करे तो ठीक है, नहीं वापस करे तो बैंक को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यस बैंक के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। हालांकि अभी जो है इसका रिटेल लोन का एक्सपोजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता, कंपनी जो है या बैंक जो है रिटेल लोन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है, और अभी इसके रिजल्ट भी थोड़ा अच्छे इम्प्रूव होने की कोशिश कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरह। और अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 53,000 करोड़ के आसपास का, 53,500 करोड़ आप मानकर चल सकते हो मार्केट कैप। तो जो है लार्ज कैप बोलकर चल सकते हो। वैसे तो साइज के हिसाब से देखें तो PE यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे महंगा PE बैंक्स के हिसाब से अगर देखें तो 20, 21, 22 के आसपास जो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, सारे जो अच्छे अच्छे बैंक हैं उन सभी का 20, 21, 22 के आसपास आपको दिखाई देगा। लेकिन ये इतना महंगा आप देख सकते हो 68 के आसपास का PE। तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैंने आपको कुछ रेशियो बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि काशा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR, और अगर बात करें हम जो है एडवांस ग्रोथ, तो ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। कासा, CAR और एडवांस ग्रोथ, तो ये तो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और जो है अगर बात करें कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी एंड NPA, ये दोनों कम होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं यस बैंक के केस में। अगर कासा की बात की जाए तो कासा जो है 30 के आसपास का आपको दिखाई देगा। IDFC फर्स्ट बैंक में हमने 45 के आसपास देखा था, और जो है 49 के आसपास देखा था कासा यस उसमें IDFC फर्स्ट बैंक में। और ICICI की बात करें तो 44 के आसपास हमने देखा था, और HDFC में 44 के आसपास ही हमने देखा था। 45, 44 के आसपास था दोनों का। तो कासा उनसे कम है। अब कासा का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी जो है इसके पास सस्ता पैसा कितना है, तो सस्ता पैसा उन बैंक से तो कम है। लेकिन ये सस्ता पैसा कितना सस्ता पड़ रहा है बैंक को, तो ये हम नीचे देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी में। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी आप जाकर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है 5% की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, काफ़ी हाई कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। जबकि हमने ICICI बैंक और HDFC बैंक में देखा था ये 3.5% के आसपास की कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी थी। यानी उनका कासा भी इससे ज़्यादा है, और उनको जो है पैसा जो है उस पर ब्याज भी कम देना पड़ रहा है। यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उस पर ब्याज भी 3.5% के आसपास का आप मानकर चल सकते हो उनको देना पड़ रहा है, और इसको 5% देना पड़ रहा है। यानी इसके पास कासा कम है, पैसा भी कम है, और वो कम पैसा भी इसको काफ़ी महंगा पड़ रहा है। और अगर बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये तो थोड़ा आपको हेल्दी दिखाई देगा। CAR 17.90, 18 मानकर चल सकते हो, तो ये तो ठीक ठाक दिखाई दे। लेकिन एडवांस ग्रोथ देख सकते हो, एडवांस ग्रोथ बहुत कम आपको दिखाई देती है। तो एडवांस ग्रोथ का मतलब है लोन ग्रोथ, इसको मानकर चल सकते हो कंपनी ने, बैंक ने कितने लोन किए हैं कि तो। और अगर बात करें तो अगर ROA, हाँ ROA मैं आपको बताना भूल गया। ROA मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अगर बैंकिंग स्टॉक्स या NBFCs की बात की जाए। तो बैंकिंग स्टॉक्स में तो ये 2 के आसपास जो है ठीक रहता है। तो 2 या 3 तो मेरे हिसाब से नहीं होता, 2 के आसपास ठीक रहता। तो ROA की बात की जाए तो ROA अभी अगर 1 साल के देखो तो 1 साल के आपको काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। 21 के आसपास जो है ROA आपको दिखाई देगा। लेकिन जो है 3 साल और 5 साल का जो है आपको नेगेटिव दिखाई देगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा
सकता। तो पास्ट में जो है बैंक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब जो है कुछ रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं। और एनपीए की बात की जाए तो एनपीए भी आपको एक साल का 0.83 दिखाई देगा। और एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको दिखाया था 0.5 से भी कम एनपीए जो है 0.30 0.27 के आसपास के एनपीए आपको दिखाई दे रहे। तो एचडीएफसी बैंक का तो दी बेस्ट था एनपीए सभी बैंक्स में। तो और अगर बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.83 इसी के आसपास था एक साल का। पीछे का रिकॉर्ड उसका भी खराब था एनपीए की अगर बात की जाए तो इसका भी रिकॉर्ड एनपीए के हिसाब से जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो काफ़ी खराब कहा जा सकता है। अब काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरह। तो दोनों बैंक्स में अच्छी इंप्रूवमेंट अभी के टाइम दिखाई दे रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ कर पाते हैं। तो ये सब हमने देख ही लिया। दूसरे बैंक्स का मैंने आपको बता ही दिया। आरओई इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। आरओए रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो और अगर हम इसका एक बार जो है पीई देखें तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है यस बैंक का पीई आपको काफ़ी महंगा दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा पीई दिखाई देगा। तो इतने महंगे पीई पे जो है 71 का पीई और जो है कोटक महिंद्रा बैंक इन सब के जो पीई हैं वो आपको कम दिखाई देंगे। तो 26 28 और जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 30 के आसपास आपको दिखाई देगा। तो जो है इतनी महंगे वैल्यूएशन पे तो चलिए एक लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों। क्योंकि देखिए इसके शेयर प्राइस की बात की जाए तो इसका शेयर प्राइस जो है 15 16 17 18 रुपीज़ 20 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और अगर बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात की जाए तो वो 28 रुपये के आसपास था उसका शेयर प्राइस। तो देखिए दोस्तों ये जो है 352 350 वहाँ से गिर के नीचे आए हैं। तो जो है काफ़ी नीचे गिर चुके हैं वहाँ से। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि 100 रुपये से नीचे का जो शेयर प्राइस है उसको देखकर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर यही थिंकिंग लगाते हैं कि जो है 20 का 25 हो जाएगा तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों जब वो बाई करते हैं काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं कम रुपए में ही। 100 रुपये में भी जो है आपको काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो रिटेल इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं, वो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं ना कि क्वालिटी में। बल्कि जबकि आपको बिलीव करना चाहिए क्वालिटी में ना कि क्वांटिटी में। क्योंकि जो है शेयर मार्केट्स के जो रिटर्न्स है दोस्तों वो परसेंटेज में चलते हैं ना कि क्वांटिटी में चलते हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इन्वेस्टेड अमाउंट पे मिलेंगे ना कि क्वांटिटीज़ पे मिलेंगे। क्वांटिटीज से सिर्फ ये हो जाएगा कि जो है बाई और सेल के वॉल्यूम्स दोनों के वॉल्यूम्स बढ़ते हैं दोस्तों। तो बाई में जब बाइंग आती है स्टॉक्स में तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगे। तो वो वही वॉल्यूम्स फिर आपको सेलिंग में भी दिखाई देंगी। तो जो है जो स्प्लिट वगैरह दिया जाता है काफ़ी सारे स्टॉक्स में स्प्लिट दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि शेयर प्राइस को अफोर्डेबल बनाया जा सके। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो है ईपीएस भी कम हो जाता है, अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो जो है जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो महिला जो इन्वेस्टर हैं वो 100 रुपये से नीचे के शेयर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ जाती है। और जो बाज़ार में नए होते हैं रिटेल इन्वेस्टर वो भी जो है शेयर प्राइस 100 से नीचे वाले स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और मेरे हिसाब से 100 से नीचे जिस शेयर का प्राइस है वहाँ पर ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन नहीं है, क्वालिटी स्टॉक्स नहीं कहे जा सकते। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए ना कि क्वांटिटी पे। तो शेयर प्राइस आप मत देखिए। जैसे बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक्स, बजाज फाइनेंस, शेयर प्राइस आपको जो है 7,000 8,000 के आसपास दिखाई देगा। फाइन ऑर्गेनिक्स तो चलो अभी 4,500 4800 के आसपास 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और अगर LTIM की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंट की बात करें तो सभी के शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। तो वहाँ पर क्वालिटी है दोस्तों, क्वांटिटी मत देखिए, क्वालिटी देखिए। तो मेरे हिसाब से आपको क्वालिटी के साथ जाना चाहिए ना कि क्वांटिटी के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए टेक्निकल्स इनके हम देखना नहीं चाहेंगे दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है टेक्निकल्स को डिस्कस करने का। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखाना था। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।